नमस्कार। द ग्लैन व्यू पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बिहार विधानसभा चुनाव में आए हुए परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह पे चर्चा करेंगे, इसके बाद लालू परिवार का जो कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे, एक और चर्चा होगी हार्डकोर नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने पे, और फिर दिल्ली बम विस्फोट में हुए अपडेट का भी हम लोग जायजा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव के नतीजे सबने देख लिए, सुन लिए, जान लिए, आपने उसका काफी विश्लेषण भी किया होगा। तो फाइनली नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें जदयू कोटे से 14, बीजेपी के कोटे से 16, एलजेपी की कोटे से 3, एक एक हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर तय किए जाएंगे। अब इसके पीछे जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की रही और जदयू को भी उसमें सम्मिलित किया गया था, उस विषय पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं आपको कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माइक्रो मैनेजमेंट संभाला और जीत के नतीजे प्रचंड जीत में तब्दील हुए। 200 से ज्यादा विधायक और सांसद 30 दिनों से ज्यादा तक कैंप किए हुए थे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। अपनी अपनी बिरादरी के लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ उठना बैठना, और छोटी छोटी टोलियों में 20-25 के ग्रुप समूहों में। जब आपके किसी प्रदेश का विधायक, ज्यादातर उत्तर प्रदेश असम के विधायक थे, मध्य प्रदेश से कुछ विधायक थे, 6 मुख्यमंत्री आए थे, इस बारे में तो हर कोई जानता ही है। जो 40 इनके स्टार प्रचारक थे, ये सब बड़ी रैलियों और इन चीजों में इनका योगदान था। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा था वो ये 200 विधायक और सांसदों ने इसका मोर्चा संभाल रखा था, जो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। आप स्वयं सोचिए, एक विधायक आपके घर पे आता है, आपके समूह से मिलता है, आपके लोगों के बीच उठना बैठना, और लगातार 30 दिनों तक अलग अलग लोगों से मिलता है एक ही क्षेत्र के। तो जनता ने उनकी बातों को समझा और फिर जाके अपना मतदान किया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें मिलके हुई है। वहीं दूसरी पार्टियों ने रैलियां की, तमाशे बनाए, आपस में बंदर बांट करी, किसी को सीएम चाहिए, कोई उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा के लिए लड़ रहा था, कोई पार्टी सीटों के लिए लड़ रहा था। जब ये लड़ाइयां विपक्षी दल कर रहे थे, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी अपना जमीन मजबूत करने में जुटी हुई थी। जब ये पूर्वांचल की तरफ के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से सटे जो एरिया है, उधर से सारे विधायक कैंप कर रहे थे। असम के तरफ से विधायक आके कैंप कर रहे थे सीमांचल क्षेत्र में, और फिर कुछ झारखंड के एरिया से, गोड्डा की तरफ से निष्कांत दुबे जी के एरिया में से जितने भी विधायक आते हैं उन्होंने कैंपिंग की थी। और फिर इनके स्वयं के पूर्व विधायक, सांसद और जो बिहार के नेता मंत्री हैं वो सब जमीन पे लगे हुए थे। तो ऐसे होती है माइक्रो मैनेजमेंट, जहाँ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। बड़ी दूसरी पार्टियों की तरह इन्होंने किसी बंदरबाट पे या किसी तरह की चर्चा से अपने आप को दूर रखा, और इसका परिणाम भी उन्हें मिला। जनता ने इन्हें इतना प्रचंड बहुमत दिया है कि दूसरी विपक्षी पार्टी बिल्कुल ही सिमटती हुई नजर आ रही है। इसका एक प्रतिफल ये निकला कि लालू कुनबा बिखरने को तैयार है। कल उनके विधायक दलों के साथ बैठक थी, जिसमें उनके 25 विधायक जो जीत कर आए हैं उनके साथ बैठक हुई थी। उससे पहले के घटनाक्रम में रोहिणी आचार्य की बातें हुई, मीसा भारती ने दिल्ली में कैंप किया हुआ है, और कल विधायक दल में भी गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई थी। हुआ यूं था कि लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव दलों अपने जीते हुए विधायकों के साथ बैठे हुए थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोग रोहिणी के खेमे से थे, कुछ लोग मीसा के खेमे से थे, कुछ विधायक तेज प्रताप खेमे से थे, कुछ स्वयं तेजस्वी के ही पसंदीदा व्यक्ति थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ लालू यादव का समर्थन करते हैं, बाकी उनके किसी भी बच्चों का उतना नहीं करते हैं। तो इन जीते हुए विधायकों की जब बैठक चल रही थी तो उनमें से किसी ने ये प्रपोजल दिया कि तेजस्वी यादव, जब ये सब कुछ चल रहा है तो उनको हटा के मीसा भारती को बनाया जाए। किसी ने रोहिणी आचार्य का भी नाम लिया। कुछ लोगों ने तेज प्रताप को वापस बुलाने की भी बात कही। लेकिन इन सब में इतनी चीजें बढ़ गई कि ये गाली गलौज जूतों पैजार तक आ चुकी थी, और फिर उन्हें शांत करा के बैठाया गया। बाद में तेजस्वी यादव ने स्वयं मना कर दिया था कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन कहने के लिए काफी मान मनोबल के बाद उन्होंने ये पद स्वीकार कर लिया है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दलों में ये सब चीजें
होती जाती रहती है और ये सब सिर्फ एक दिखावा होता है। बनना उन्हीं को था, लेकिन ये सारी नौटंकी जनता के लिए और मीडिया के लिए की जाती है। अब ये लड़ाई है किस बात की? इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है, इसके पीछे है पैसा। लालू यादव ने अकूत संपत्ति जमा की है घोटालों से और अन्य अन्य तरीकों से, इससे आप वाकिफ हैं। अब इन संपत्तियों पे किसका हक होगा? हक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेजस्वी लैंड फॉर जॉब स्कैम में जल्द ही जेल जाने वाले हैं। इनके जेल जाते ही क्या होगा? एक तो इन्हें सजा होगी, जितने साल की हो जाए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और इसके बाद इस सजा के बाद ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये टोटल अगर मैं 5 साल पकड़ता हूं तो 11 साल तक। तो ये जो 11 साल का गैप है, इसे कौन भरेगा? तो तेजस्वी ने सबसे पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकलवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाते ही तेज प्रताप कब्जा करेंगे। फिर उन्होंने धीरे से रोहिणी को निकाला और मीसा अब तक टिकी हुई है क्योंकि वो ज्यादातर समय दिल्ली में रहती हैं और उन्हें पता है कि तेजस्वी के जाने के बाद मीसा भारती को ही कमान मिल जाएगी, इसलिए वो शांत बैठी है। हालांकि जो 4 बहनें घर से निकली थी उन सभी ने अभी दिल्ली में मीसा के घर पे ही कैंप किया हुआ है और ये लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो जल्द ही संभवतः लालू यादव और राबड़ी देवी को, जैसा कहा जा रहा है कि नजरबंद रखा गया है, उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, या इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप जल्द ही देखेंगे कि लालू यादव अपने आंखों के सामने ही अपने पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखेंगे और ये उनके लिए जायज भी है। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, लाखों लोगों की हत्याएं हुई बिहार में, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और जो सब कुछ बिहार ने झेला है वो एक ऐसा दर्द है जो सालों साल तक नहीं मिट सकता है। खैर, वहां की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, वहां की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने विकास की गति को चुना। तेजस्वी ने जो ये झूठ फरेब, नौकरी दे दूंगा और इन सब चीजों पे जो अपना सब कुछ जमाया था कि मैं इन मुद्दों पे लड़ूंगा, वो सब विफल साबित हुए। एक और बात आपको बता दूं, सब लोग जो ये 10,000 रुपए वाली चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि उस 10,000 ने कुछ भी बदला है चुनाव में, क्योंकि आप जब वोट का परसेंटेज देखते हैं तो आज भी राजद को 23% वोट मिले हैं। तो मेरा कहना है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर सभी को पैसे मिले और फिर भी वो राजद को वोट कर रहे हैं। जेडीयू 19% वोट के साथ और बीजेपी 20% वोट के साथ, शेयर के साथ आई है। 23% वोट अब भी उनके राजद के हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि ये गैप जो उन्हें दिख रहा है अभी, ये 5 साल में अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कल आकर मीडिया के सामने अपना दिया था बाइट, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो अब भी अच्छे से काम करें तो आगे आने वाले समय में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। और मैं नहीं जानता कि वो कितना सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके, या वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। अब आता हूं तीसरी चर्चा पे, नक्सली कमांडर हिडमा। हिडमा वो शख्स था जिसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार था। काफी समय से, लगभग मुझे लगता है 30-35 सालों से हिडमा को ढूंढा जा रहा था, उसके पीछे पड़ी थी। एक बार अभी हाल फिलहाल वो कर्रागुट्टा के जंगल में छत्तीसगढ़ में बच निकला था सीआरपीएफ के जवानों के बीच से। तो ये वो कमांडर था जिसने लगभग 100 से ज्यादा हत्याएं की है जवानों की। सीआरपीएफ कैंप पे हमला, बीएसएफ कैंप पे हमला, पुलिस वालों की हत्या, इन सब में वो इसका कमांडर था। हिडमा बहुत ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अभी वो लीड कर रहा था। इसने काफी बचपन में ही नक्सली ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से वो लगातार उस पर काम करता जा रहा था। धीरे धीरे वो पूरा कमांडर बन गया था। तो मुझे अमित शाह की कही बात पे पूरा विश्वास नजर आ रहा है कि 31 मार्च के दिन आप सभी लोग, पूरा भारत नक्सल हिंसा से मुक्त हो जाएगा, नक्सली खत्म कर दिए जाएंगे। तो आपने पिछले दिनों देखा विश्वा राजू का क्या हुआ और अब हिडमा का। तो ये लोग अब अपने अंतिम चरण में हैं, दीपक की लौ बुझने वाली है। तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक अमित शाह अपने वचन पे कायम रहेंगे। अब मैं अगली चर्चा पे आता हूं, जो है दिल्ली बम विस्फोट की। दिल्ली बम विस्फोट में जो अपडेट आए हैं उसमें अल्फला यूनिवर्सिटी पे लगातार छापे पड़ रहे हैं। 9 सेल कंपनियां पकड़ी गई हैं जो एक ही पते पे रजिस्टर्ड थी। काफी धन का आना जाना सब कुछ उसमें दिख रहा है कायदे से। तो ये एक तरह से ये यूनिवर्सिटी ना बोल के इसे आतंकी फैक्ट्री ही बोल दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा।
सारे आतंकी अलग अलग मंसूबे पाले हुए लोग यहाँ आते थे। इसके बगल में एक मदरसा का भी निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें इनको शिक्षा दी जाती थी कैसे आतंकी बनना है, कैसे इनके मन में कैसे ये सारा जहर विष खोला जाए, कैसे एक इंसान को जॉम्बी बनाया जाए। आपने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ डॉक्टर लोगों की संलिप्तता है। आप स्वयं सोचिए, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा होता है, उसके पास हर चीज की जानकारी होती है, और वो आतंकी बन रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे विषैले चीजों में कैसे, उनका मन कैसे बदल दिया जाता? इसके पीछे धर्म है। जब आप बचपन से यही सीखते हैं तो बड़े होके भी आपके अंदर ये चीज कहीं ना कहीं तभी रहती है। जब भी आपको मौका मिलता है आप उस चीज को भुनाने लगते हैं। कल एक वीडियो में आपने देखा ही कैसे उसने कहा कि इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है, कैसे किया जाता है, और वो डॉक्टर बन के उसने अपने आप को उड़ा लिया। इसके साथ ही 10-12 लोगों की जान चली गई, 30-35 लोग घायल हैं। तो अब नई अपडेट में एक और चीज आई है कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो मान्यता था, नैक का था या यूजीसी से जो भी मिला था, उसे रद्द कर दिया गया है। पूरे यूनिवर्सिटी पे पुलिस कैंप कर रही है। कल एटीएस वाले, एनआईए वाले पहुंचे, और ईडी ने जो रेड की है उसमें बहुत सारे धन का लेन देन सब कुछ पकड़ा गया है। तो जल्द ही इस पे कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको दूंगा। और एक और बात बता दूं, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये आपके आसपास ही घूम रहे हैं। कब कौन कैसा क्या बन जाए किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप स्वयं सोचिए, ये पूरा डॉक्टरों का समूह था, इसमें महिलाएं भी थी। वो डॉक्टर लखनऊ में पढ़ाती थी, कश्मीर से। एक और बात बता दूं, कुछ ऐसे लोगों की भी बात पता लगी है जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और पुलिस में हैं, जम्मू पुलिस में, और उनके पते नोएडा में पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों पे भी छानबीन जारी है कि ऐसे कौन लोग हैं, किनकी संलिप्तता है और ऐसा इन्होंने क्यों किया था। तो अभी भी सतर्क हो जाइए। कहीं भी आपको एक भी ऐसा कुछ भी छोटा से छोटा ऐसा कुछ मिले, तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर आप चौकन्ने रहेंगे तो खुद ब खुद इनके मंसूबे फेल होते जाएंगे। जिस दिन आपने अपने सावधानी से अपनी सतर्कता आपने थोड़ी सी भी कम की, इनके मंसूबे फिर से पनपने लगेंगे। पिछले 10 साल आपने 2014 से देखा कितनी शांति थी, एक बार फिर से 2025 में ये चीजें सर उठाकर बोलने लग पड़ी हैं। खैर, ये थी आज तक की ताजा खबरें, आज पूरे दिन भर की। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए ग्लेन व्यू को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।